आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। और आज तक रेडियो पर आज हमारे मेहमान हैं आज से 9 साल पहले जनरल नॉलेज के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतकर रातों रात स्टार बन जाने वाले बिहार मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार। सुशील जी, स्वागत आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आज आपसे हम इसलिए बात कर रहे हैं, शायद आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं हमारे लिए जो हम सबके काम आ सकती हैं। आपके कुछ तजुर्बे जिनमें छिपे हुए सबक जो जिंदगी में शायद अपना रास्ता खोजते नौजवानों की मदद कर सकें। सुशील जी, बिहार के मोतिहारी का एक नौजवान है ना, मंटू जी, IAS अफसर बनना चाहता था मंटू, और वो बन नहीं पाया, लेकिन रातों रात एक टीवी शो ने उसे सितारा बना दिया है ना। टीवी उस समय नया नया था, ग्लैमर था, और मतलब नया कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी की जो सैचुरेशन है टीवी की, जो भीड़ है वैसी नहीं थी। 2011 वो साल था, है ना। जी। और पहली बार कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने 5 करोड़ रुपए जीते, लगातार 13 सवालों का सही जवाब देकर। और आपका जो वो मोमेंट था वो इतनी बार देखा गया है यूट्यूब पे, मैंने भी कई बार देखा था। आखिरी इतना भावुक कर देने वाला मोमेंट था कि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं अद्भुत अद्भुत, और आपका जो सहज रिएक्शन है वो एकदम, वो उसमें भावुकता भी है, उसमें गर्व भी है। आप पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, अमिताभ बच्चन के गले लग जाते हैं, और आप दोनों हाथ उठा करके, है ना, एक गर्व की भी अनुभूति है उसमें। अभी भी देखता हूँ मैं, आपसे बातचीत करने से पहले एक बार फिर मन हुआ मेरा, मैं वो वीडियो देख रहा था। जी। और एक आपको जीवन में ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिल गया है ना, सबको ये लगा, मुझे पता नहीं आपने कैसा महसूस किया। लेकिन आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसकी वजह आपकी लिखी एक फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट जी। और उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक ऐसा तजुर्बा आपने लिख दिया है जो शायद कई लोगों को हैरान करे, पर कई लोगों के लिए उसमें सबक छिपे हैं, है ना। सुशील जी, आपने जो जीवन में जो पाया, कमाया, वो जो भी आपने हासिल किया, उसके सपने देखते हैं लोग, बड़ी रकम, है ना, धन, प्रसिद्धि, और उसके 9 साल बाद ऐसा लगता है कि कुछ मोहभंग है। खुशी को लेकर के आपकी परिभाषाएं जीवन में आपने कुछ सीखा है। आपने ये लिखा कि कौन बनेगा करोड़पति में आने के बाद से आपके जीवन का सबसे बुरा समय शुरू हुआ। फेसबुक पोस्ट में सीमित शब्द हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपने जो लिखा और जो नहीं लिख पाए वो भी, या उसका कुछ हिस्सा आप हमसे शेयर करें कि कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद जो तजुर्बा हुआ उसने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव किया। जब हम जीत गए थे 5 करोड़ तो हमको लगा ही नहीं। फिर हम लोग को शूट चल रहा था, तो फिर हम लोग को एक रूम में रख दिया गया कि आप लोग रेस्ट कीजिए, और फिर शो शुरू हो गया। तो बाद के जो कंटेस्टेंट थे, तो जब हम चेक को देख रहे थे तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर दिए हैं। मतलब नहीं, 5 करोड़ क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जीवन में हम 1 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे। तो ये 5 करोड़ क्या होता है, हमको बस इतना ही लग रहा था कि मेरा घर बन जाएगा, बस मैंने लग रहा था घर अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा हम सोच नहीं पा रहे थे कि मतलब क्या है ये रकम, क्या है, इससे क्या हो सकता है। तो ये तो इमीडिएट रिएक्शन है। और अब मैं आपको 9 साल बाद लाना चाहता हूँ। अब जब आप फेसबुक पोस्ट आपने जो ये लिखी है, जिसमें आपने ये कहा कि केबीसी के बाद से जब जीवन में पैसा आया और आपने एक बुरा समय देखा, वो बुरा समय आर्थिक तौर पे नहीं था, आर्थिक तौर पे तो आपके पास पैसा था, लेकिन और चुनौतियां महसूस की, उनके बारे में बताइए। जैसे किसी बच्चे को आप सीधे मिडिल स्कूल से कॉलेज में भेजते हैं, तो उसको कैसा लगेगा। उसने चीजों को, जैसे सीढ़ी से हम चढ़ते हैं, छत पे आते हैं, और सीधे हम छत पे आ गए। तो जो पुराने लोग जो अनुभव से छत पे आए रहते हैं, तो उनका और हमें कुछ अंतर होता है। हम नई नई चीजों को जब कोई बात करता है किसी विषय में, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि बहुत मामलों में एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, कि आप ऐसे ऐसे जाते हैं तो ढेर सारा अनुभव होता है, तो
किसी खास जगह पे कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोग मिलेंगे, ऑलरेडी मालूम रहता है दुनिया कैसी होने वाली है। निश्चित रूप से जब पैसा आया, घर बन गया, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो गया, तो जो एक खालीपन जीवन में आया कि अब क्या, तो अब क्या के बाद हमारा जो लक्ष्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि हम नौकरी करेंगे, कर रहे हैं, फिर रेलवे की तैयारी करेंगे, फिर रेलवे में नौकरी लेंगे, फिर उसके बाद बीपीएससी और सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। एक माइंड सेट था, माने नौकरी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था कि, क्योंकि जीवन ऐसा था हमारा कि बचपन से जो हमारे आइडियल हमारे आसपास होते थे वो सरकारी नौकरी वाले लोग होते थे कि हाँ सरकारी नौकरी मिल जाती है तो जीवन बदल जाता है, घर बन जाता है और आसानी से लोग जीता है, उनके बच्चे पढ़ लेते हैं और समाज में लोग अदब से जाते हैं कि हाँ ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब करता है। तो एक जो इसको प्रतिष्ठा कहिए, आकर कहिए, जो हमें प्रभावित करती थी, तो वो हम लोगों को लगता था। तो इसके आगे हम सोचे ही नहीं थे और केबीसी इसके आगे ले गया हमको। केबीसी सरकारी नौकरियों से बहुत आगे ले गया हमको और जिसकी हम कल्पना ही नहीं किए थे। तो वहां फिर नए सिरे से चीजों को अपने अंदर तलाशना पड़ा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं। तो फिर उसके आधार पे हमको चुनना पड़ा। तो बहुत चीज चुनते थे वो गलत हो जाता था, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में ऑलरेडी पहले से प्लान किए रहते हैं तो उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी कमियों को, फिर उस आने वाली कठिन परिस्थितियों से निपटने आदि के बारे में सोचे रहते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि अब क्या करें। अब तो वो सारी चीजें जो हम बचपन से सुनते देखते आए हैं वो सब तो एकदम से ये हो गया। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे चीजों को टच करने लगे कि अच्छा ये करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा ये करते हैं। तो जब हम ये करते हैं कि अच्छा ये करते हैं और शिद्दत नहीं रहता है तो 90% असफल होने के चांस रहते हैं और वैसा खूब हुआ मेरे साथ। और सुशील, आपने उस पोस्ट में ये भी लिखा कि लोगों ने आपको ठगा भी, आप दान देने की आदत थी उसका लोगों ने फायदा उठाया। आपने ये लिखा, मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए, बेबाकी चाहिए ये सारी बातें लिखने के लिए। आपने लिखा कि आपको शराब और सिगरेट की लत लग गई थी, रिश्तों पर असर पड़ने लगा था। अभी जब आप सोचते हैं, मतलब मुझे ये लगता है अभी मैं आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद और अब आपसे बात करते हुए, आप एक ज्यादा अवेयर, ज्यादा विजडम वाली, ज्यादा बुद्धिमान जगह पर खड़े हुए हैं जो पिछला समय गुजर चुका है। तो अब इस बुद्धिमान जगह पे खड़े होकर के आप दोष किस चीज को, किसी भावना, मतलब किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक जज्बात को, किसी एक चीज को आप कुछ दोष समझ पाते हैं कि गलती चूक कहाँ हुई, ये पैसे में ही दोष है या उसको संभाल ना पाने का? जी हाँ, वो मत समझना। अच्छा इंसान होना ना, अभी टैबू है, पता नहीं टैबू का क्या अर्थ लगता है, लेकिन हम लोग को लगता है ना आज अगर आप अच्छे इंसान है ना तो वो एक दोष है, बहुत बड़ा दोष है। अगर आप हृदय के साफ हैं, सरल हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी होते हैं। अगर आप सीधे साधे आदमी हैं, सरल हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है किसी का दुख देखकर और आपके पास पैसा है, तो आप एक इजी टारगेट होते हैं, इजी टारगेट। और वो मैं दिख जाता था, किसी से बात करता था, किसी का दुख दिखता था, वहां पहुंच जाता था, पैसा लेकर उसकी मदद के लिए बेचैन हो जाता था। ऐसा इतना बार हुआ और वो हमसे नहीं बर्दाश्त होता था, क्योंकि बचपन में हम काफी गरीबी देखे, आर्थिक तंगी, बहुत सारा चीज। तो मेरे मन में ये था कि जब कभी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लोगों की मदद करूंगा और जो मैंने कष्ट देखा है वैसा मैं अगर मेरे सामने आएगा तो मैं खूब करूंगा, यही मैं सोचता था। और थोड़ा सा बाल पत्रिकाएं पढ़ने का जो चस्का था उसका प्रभाव ये पड़ा कि कहानियों में रहता है कि अच्छा इंसान होना अच्छी बात होती है, सरल होना अच्छी बात होती है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। बहुत कम उम्र से, दूसरी तीसरी कक्षा से हम पढ़ने लगे थे, तो उसका जो इम्पैक्ट था धीरे धीरे टूटने लगा। क्योंकि हम जब करते थे, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी की मदद की, फिर दूसरा बार मुझे लगा कि नहीं अभी मदद नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो गाली देना पीठ पीछे शुरू कर देता था। अब आज हम 100 रुपया जैसे मान लीजिए किसी ने मांगा, हम उसको 40 रुपया दिए, तब उसके लिए भी भला बुरा सोसाइटी में बोलने लगता था। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब ना कुछ टूटन महसूस होता था अंदर कि आप किसी के लिए किए जा रहे हैं और वो अगर
मान लीजिए किसी की मदद भी कर दिए और वो एहसान नहीं मानकर कहता है कि बेहुदा है, मूर्खों को ठगना अच्छी बात होती है, तो कितना बुरा लगेगा कि आप आंख में आंसू लेकर किसी की मदद करने गए और तुरंत किसी से वो कह रहा है कि अरे वो तो ये है। वैसे लोगों का ये तो मतलब कि ये सब सुन सुन कर लगता था कि सारा जो धारणा था, आदर्श था, वो सब टूटने लगा एक एक करके। तो फिर लगता था कि यार दोहरा तरीका से संभालना शुरू आदमी किया कि जितनी अच्छी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं बचपन से, वो तो वास्तविक दुनिया में उसको तो बहुत बुरा माना जाता है। आप जितने अच्छे इंसान हैं, जितने इनोसेंट हैं, वो आप तो मतलब तैयार है, इसका मतलब है कि आप इजी टारगेट हैं। अब जिंदगी जीने के सुशील जी कई तरीके होते हैं। मतलब एक तो कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करें और बहुत ऐशो आराम की जिंदगी हाँ जिएं, और हमें ये भी चाहिए, अब अगला लक्ष्य हमारा है कि ये वाली गाड़ी। हाँ और हाँ हाँ अक्सर ये आपने पूर्वजों को से हमने, हमारे बुजुर्गों ने लेकर के हमें ये सिखाया, और हम शायद अपनी पीढ़ी को ये कहेंगे, हर परिवार में नहीं पर ये अक्सर सुनते थे हम, कि भैया 4 पैसे कम मिलें लेकिन जीवन में खुशी रहे, खुश होने के मौके मिलते रहें। हाँ हाँ तो हाँ। अभी इस मौके पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि धन संचय को लेकर के, पैसे हम्म। कमाने को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उस संबंध में आपकी राय अभी क्या है? मेरी शुरू से राय यही थी कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये मेरा मैक्सिमम टारगेट है, ये मेरा मैक्सिमम टारगेट है कि हम इतना ही कमाएं कि जिससे हम अपना घर, अपने बच्चों को पढ़ा ले और कुछ दूसरे की मदद कर दे। अब क्षमता के अनुसार, अगर आप मदद करने निकले तो अंबानी भी कंगाल हो जाएगा अगर मदद करने निकलेगा तो, क्योंकि आवश्यकताएं तो अनंत है, दुनिया में अरबों अरबों लोग हैं। तो लेकिन हाँ, इतना है कि अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा मदद कर देना और अपना जीवन यापन करना, बच्चों के साथ अपने समय देना और अपने मित्रों का हाल चाल लेना, और सोसाइटी पे नजर रखे रहना कि हम कहाँ अपने स्तर से कुछ अच्छा कर सकते हैं। नुकसान तो है, बहुत नुकसान हुआ, जैसे मैंने कहा कि ठगे जाने की बात जो मैंने कही, लेकिन अफसोस नहीं है। इसलिए अफसोस नहीं है कि उसमें काफी अच्छे लोगों की मैंने मदद की। मैं 2013 में मैंने 40 बच्चों को गोद लिया था। नक्सल प्रभावित एक गांव है वहाँ। फिर उसके बाद एक पास का मुसहर बस्ती है, वहाँ मैंने 2015 से लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों में, कुछ बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट है। उनको कॉपी किताब देना, 2 टीचर जो उनकी देख रेख करते हैं, और हमेशा रिपोर्ट मिलता रहता है कि कुछ बच्चा अच्छा कर रहा है। और जब हम जाते हैं और 2015 में उस बच्चे का जो पढ़ाई में देखते हैं और अभी देखते हैं, तो एक अंदर से लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं था, हमको मतलब काफी खुशी होती है। आज तक रेडियो पर आज बात कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले साल 2011 में सुशील कुमार से, और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार से। सुशील, आपने अपनी उस फेसबुक पोस्ट में ये भी लिखा कि आप उस बीच में दिल्ली आया करते थे और यहाँ आपकी जामिया के कुछ छात्रों से, कुछ थिएटर वालों से, कुछ पत्रकारिता के कुछ छात्रों से मुलाकात हुई और आपको लगा कि आप कुएं के मेढक हैं। तो थोड़ा सा इस तजुर्बे को अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्या नया मालूम हुआ, कौन सी नई दुनिया से आप वाकिफ हुए इन लोगों से? जैसे उसमें होता ये था कि हम लोग यहीं पढ़ाई किए, नौकरी यहीं लगी, तो जो दुनिया देखने का नजरिया होता है, उसको हम कैसे कहें कि आप कह सकते हैं कि जैसे आप वामपंथी जिसको कहते हैं, एक नहीं होता है कि लेफ्ट साइड, एक अलग साइड दुनिया का देखना जिसको हम लोग नहीं देखते हैं मीडिया से अलग, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ बहादुरी के किस्से कि किसी अपने राइट को जानना और उसके लिए लड़ जाना,
उन बच्चों में हम देखते थे, कहानियां सुनते थे कि हाँ वो बच्चा वहां गया, उसको कुछ लगा, वो पुलिस से लड़ बैठा और अपनी बात जो है उसके लिए वो टिका, जबकि हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। लगता है कि वो किसी चीज में फंसा देगा। और भी बहुत सारी चीजें थी, जानकारियां थी जिसको लेकर सुनना किसी भी साहित्यकार के विषय में, सिनेमा के विषय में, और वो बड़ी अच्छा अच्छा जब बात करते थे किसी विषय में, तो वो हम लोग का जो पढ़ाई का तरीका था उसमें क्या था कि कंपटीशन पढ़ाई कॉलेज में तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। जो 5-10 गेस क्वेश्चन लेके हम लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन हम लोग ऐसे ही किए हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रही नहीं। और वहाँ किसी विषय पे बच्चे जब बात करते थे तो मतलब लगता था कि यार ये साइकोलॉजी की बात चल रही है, हम फर्स्ट क्लास है ग्रेजुएशन में और देखो ये सब विषय हम नहीं जान रहे, या किसी कॉलेज पॉलिटिक्स की भी बात चल रही है तो वो वहां से पूरा शुरू करते थे और फिर अभी तक, और भी बहुत हर विषय में, और दुनिया के विषय में भी, पॉलिटिक्स के विषय में बहुत सारा विषय था जिसपे वो जब बात करते थे तो लगता था कि यार ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जी। और यहाँ से फिर ये हुआ कि जीवन में आपको लगा कि कुछ और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए, सिनेमा में आपकी रुचि हुई। उसमें मैं आऊंगा, वो मुंबई वाले अनुभव पे अभी आखिर में एक सवाल है मेरा, लेकिन उससे पहले वो कंगाली वाली खबर कैसे फैली कि भाई तमाम जगह हेडलाइन लग गई कि 5 करोड़ कमाने वाले सुशील कुमार कंगाल हो गए। जैसे जैसे मैंने कहा कि जब हम दिल्ली आते थे तो मैक्सिमम लोग मीडिया के ही होते थे, बच्चे या सीनियर जो भी, तो एक होता नहीं था कि एक सीरियसनेस। पहले अगर किसी अखबार से फोन आ जाता था या न्यूज चैनल से, तो फिर अरे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, छप जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो इन लोगों के संगति में खत्म हो गया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कि बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। खबरें जो भी आती हैं, फिर अगर जो गलत रहता है फिर चीजें खत्म हो जाती हैं, उसको सही किया जा सकता है। या फिर तो उसमें जो था, जो जैसे एक अंग्रेजी अखबार है तो उसके पत्रकार थे पटना के, तो उन्होंने फोन किया। तो उस दिन जैसा कि मैंने उसमें लिखा भी है कि पत्नी से किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और मन थोड़ा सा उचाट हो गया था, उचटा हुआ था, और टहल रहे थे रात में, तो एकाएक फोन आया। तो फिर बात करने का मन नहीं था, एक होता नहीं है कि बाद में बात करे, तो फिर हम टालने के लिए इधर उधर का जवाब देने लगे। और हमको उस समय बड़ा चिढ़ होता था कि कोई पूछता था कि पैसा क्या है, चाहे क्या कर रहे हैं। तो चूंकि जिस चीज का जवाब हमारे पास नहीं होता है ना, तो फिर हमको गुस्सा आता है। हाँ, और फिर पैसे की बात, तो पैसे की बात क्या होती है ना कि आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि पैसे कहाँ है, क्या हुआ। तो हम बिहार में रहते हैं और इस तरह सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि हमारे पास बैंक में रखे हैं, यहाँ रखे हैं, वहाँ रखे हैं, तो साहस नहीं होता है। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी है तुलनात्मक रूप से, अभी की जो सरकारें बहुत अच्छी है, इस मामला में स्थितियां बहुत अच्छी है। फिर भी कौन आदमी है जो सार्वजनिक करेगा अपना पैसा कि हम यहाँ रखें वहाँ रखें। तो हम बोले कि चलो यार इस बात को खत्म करो और बोल दो कि पैसा खत्म हो गया। तो हम बोले कि मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है। तो बोले जीवन यापन के लिए, तो हम बोले कि 2 गाय रखे हुए हैं उसी का दूध बेचते हैं। और ये हम मतलब नहीं, एकदम चिढ़ के बोले थे। उसके बाद फोन उन काट दिए, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा हम नहीं सोचे थे। और उसके बाद जो मेंटली टॉर्चर हम हुए, बाप रे, मतलब बता नहीं सकते हैं। क्या समाज में भी वो असर दिखा कि भाई अब तो इसके पास पैसा नहीं बचा, तो लोगों ने भी थोड़ा दरकिनार करना शुरू कर दिया? हाँ, ये अच्छी बात हुई कि बहुत ऐसे लोग थे जो हमेशा जुड़े रहते थे कि यहाँ चलना है, वहाँ उसकी मदद करनी चाहिए, वहाँ ऐसे लोग हैं, वहाँ ऐसे लोग हैं, और हम हमेशा तत्पर रहते थे। तो फिर वो लोग दरकिनार हो गए और ये अच्छा हुआ। लेकिन उसके साथ एक और चीज का सामना करना पड़ा। मीडिया में जब चीजें आती है, अब वेब न्यूज नया नया तेजी से फैल रहा था वेबसाइट का, उस समय 15 में, पता नहीं आप ज्यादा जानते होंगे। तो उस समय, तो उसके बाद इस खबर में मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद भी दिल्ली जाते थे या कहीं जाते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, देखो यही ना है, यही ना है। अब शब्द बोल देते थे कभी कभी कि
छोटे आदमी के पास पैसा आ जाता है तो औकात नहीं होता है रखने का, बहुत ऐसा ऐसा बात सुनते थे। कुछ ज्यादा संवेदनशील आदमी है तो हर्ट होते थे कि देखो कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। एक बार तो ऐसा लगा था कि हम अपना अकाउंट डिटेल सार्वजनिक कर दें, बैंक का स्टेटमेंट। फिर हमको एक मेरे मित्र ने मालूम बोला कि पागल हो गए, वैसा कोई कौन करता है कि अकाउंट का डिटेल ऐसे फोटो फेसबुक वगैरह पे देने डालने के लिए। तो फिर लेकिन बहुत हालांकि मजबूत भी हुए, जब आपको कोई कुछ बोलता है ना तो फिर उस सब चीज वो आपको मजबूत भी करता है। कोई मजाक उड़ाए, गाली दे या कुछ भी वैसा करे तो फिर वो एक असर करता है आप पे कि आप उन चीजों को लेकर नहीं होता है कि आदी हो जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर वो प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो एक समय आया कि उसका प्रभाव काफी कम हो गया। हालांकि उसमें हमारे एक परिचित हैं बीबीसी में जी। उन्होंने उसको जब पढ़ा तो बीबीसी में मेरा इंटरव्यू हुआ और वहां से खबर जो है, जो भी प्रतिष्ठित ये था न्यूज का वेब पोर्टल, वो सुधार करना शुरू किया। लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग ना है किसी का कंगाल हो जाना बनिस्पत उसकी सफाई के। हाँ, मतलब मैं देखिए आपसे बात करते हुए एक सहज मित्रता बोध मुझको हो रहा है, मतलब एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और उस नाते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जरूर ये थोड़ा सा उत्पीड़न का समय रहा, लोगों ने ताने मारे, लेकिन आपको उस अंग्रेजी अखबार के पत्रकार को फोन करके कभी शुक्रिया कहना चाहिए। इससे आपके दो फायदे हुए कि एक तो आपके साथ जो पैसे की वजह से चिपके रहने वाले स्वार्थी लोग थे वो आपसे दूर हो गए। और दूसरा ये कि आपकी जो अति संवेदनशीलता थी छोटी छोटी बातों पर हर्ट होने का, मुझे लगता है आप इस समाज में रहने के लिहाज से जो थोड़ी चमड़ी मोटी चाहिए ना, वो आपकी चमड़ी मोटी। हाँ, ये दोनों हुआ और उसी खबर के कारण हुआ, निसंदेह उस खबर के कारण हुआ। तो चलिए, इत्तेफाक था ये। लेकिन अब आपके मैं सिनेमा प्रेम पे आता हूँ कि भाई आपको सिनेमा देखने का शौक लगा, फिल्म डायरेक्टर बन के मुंबई चले गए, एक साथी गीतकार के कमरे पर आप पड़े रहते थे, सिनेमा देखते थे, किताबें पढ़ते थे, सिगरेट पीते थे। तो मुंबई ने क्या अनुभव दिया, क्या सिखाया आपको? एक मेरे जैसे उसमें मैंने लिखा है कि मेरे एड फिल्म मेरी एक बनी थी, उसके जो प्रोड्यूसर थे बाद में बहुत अच्छे मित्र हो गए। वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखते थे, तो मुंबई जब भी जाना होता था तो ठहरते उन्हीं के यहाँ थे। तो इस बार जब गए तो हम बोले कि देखिए ना, हमको डायरेक्शन का मन कर रहा है। बहुत सारी फिल्में देखे हुए थे, सत्यजीत रे की और बहुत लोगों की। और जैसे उसमें बताया कि यहाँ ज्यादा इजी अवेलेबल रहती है, हर चौक पे आपको कोई भी फिल्म कह दीजिएगा, कोई भी वो डब कर निकाल देता था सब पहले। तो मैंने कहा कि मुझे वैसे डायरेक्शन में जाना है। तो कुछ टेक्निकल बातें उन्होंने पूछी थी, अब तो याद नहीं है, लेकिन कि तो हम कुछ नहीं बताए थे कि मैंने सिनेमा का जो बेसिक चीज होता है तो वो सब। तो बोले कि देखिए कोई भी जो डायरेक्टर है एक भी एक्स्ट्रा आदमी को क्यों रखेगा सेट पे, या प्रोड्यूसर क्यों रखेगा, उसका पैसा भागता है ना। मान लीजिए कि आप रहिएगा, खाइएगा, चाय पीजिएगा तो उसका बजट पे असर पड़ता है। तो यूजली से एक आदमी को नहीं रखेगा वो। तो आप चीजों को सीखिए पहले। तो एक माने अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें हम रहे और 3 महीना तक हम वहाँ पे हम चीजों को करते रहे, सीखे। लेकिन मन नहीं लगता था मेरा। हम दूसरा चीज, आप जैसे आप किसी चीज को सोच के आते हैं, फिर किसी चीज में आप ये हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बेचैनी होती है ना कि हमको यार हम वो तो सोचे थे। तो फिर वहां से हम छोड़ के अपने एक परिचित गीतकार मित्र है उनके यहाँ चले आए। तो वो अपने कमरे में रहते थे और एक जगह उनका एक्स्ट्रा था, उसमें हम पड़े रहते थे। तो यहाँ दिल्ली से आना जाना रहता था, तो जो जनवरी में लगता है पुस्तक मेला, उसी से काफी किताब लिए हुए थे और दिल्ली से सीधे बॉम्बे चले गए थे किताब पढ़ के। तो वो ऐसे ही पढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब हम बैठे वहाँ पे तो फिर पढ़ना और सिनेमा देखना शुरू किए। और एकाकीपन पता नहीं कभी हमको बेचैन नहीं किया, और जब भी बेचैन करता था तो हम उसमें बताए ही हैं कि लाइटर सिगरेट कर लेते थे। तो कभी भी पता नहीं चला कि कैसे समय बीत गया और कुछ एहसास हुआ
दुनिया की सच्चाई या फिर जो हम देख नहीं पा रहे थे, खुद के बारे में अंदर नहीं झांक पा रहे थे, वो मौका मिला। और फिर हमको ये एहसास हुआ कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हम कोई बहुत बड़ा सोसाइटी को मैसेज देने के लिए ये नहीं सोचे थे कि हम डायरेक्शन में आएंगे। हमको लगा कि ये तो हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लगा कि हमको तरीका है कि जैसे लोग फिल्म बनाते हैं, वाहवाही लूटते हैं, उसका समाज कल्याण या सोसाइटी या फिर कुछ ऐसा नहीं था कि बचपन से कि हमको ये बनना है। तो फिर हम इसको जाने, और भी बहुत सारी बातें जो मैंने वहाँ पे लिखी हैं कि जो भगोड़ापन था जीवन में, सच्चाई से मुकाबला नहीं कर पाने का, और भी बहुत सारी चीजें थी, कुछ छोटी छोटी चीजें जिसको जो समझ में आने लगी। तो उसके बाद हम सीधे बैक हुए और यहाँ सोशल वर्क करने लगे। सुशील, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तो माशाल्लाह जिंदगी अभी शुरू हुई है। अपनी खुशी आप कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ पाते हैं? जैसे हम लोगों ने अभी 80,000 चंपा के पौधे लगाए अभी हम लोगों ने, और 400 पीपल के पौधे और फिर बहुत सारे पौधे हम लोग लगवाते हैं कि चंपा से चंपारण अभियान चलाते हैं, और एक सेव स्पैरो करके अभियान हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग घोंसला लगाते हैं और दाना पानी रखने के लिए लोगों से अनुरोध करते हैं, और ये घर घर घूम के करते हैं, मतलब गांव देहात कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा केबीसी विनर होना काम आता है। जैसे किसी गांव में गए, वहाँ की किसी मुखिया को या किसी सोशल वर्कर को पकड़े, हम अपना परिचय देते हैं और हम कहते हैं देखिए हम 100 पौधे लाए हैं, जहाँ जहाँ सुरक्षित स्थान हो, जिसमें किसी कंपाउंड में या कहीं भी वहाँ लगवा दीजिए। और फिर वो हम खुद खुरपी चला के, हमने खुद अपने से उसको चला के पानी पटा के उसका फिर सुरक्षा का बंदोबस्त करके करते हैं। तो ये हमको ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है। पौधे काफी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, 2-2.5 साल से ये चल रहा है, तो ये काफी अच्छा लगता है। जो फ्यूचर है, हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं सोशल वर्क में ही हम अपना फ्यूचर तलाशेंगे, क्योंकि ये वो काम है जिसको हम बड़ा खुशी से, मतलब ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा कि ट्रायल एंड एरर पे हम काम कर रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या अच्छा लग रहा है। जैसे जो ग्लैमर का जॉब हुआ या फिर कुछ ऐसा जिसमें नाम हो या कुछ ईगो सेटिस्फाइड हो, इस चक्कर में पड़े रहते थे। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, सोशल वर्क करके अगर हम ईमानदार हैं तो सोशल वर्क से अच्छा कुछ नहीं है, अगर हम ईमानदार हैं, उसमें कोई लोभ लालच नहीं है तब। बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण पर काम करके आपको खुशी मिलती है। आपने कहा कि आप कुछ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी करते हैं। इसके बाद ये आखिरी सवाल है मेरा, मतलब कि कई बार यहाँ से जो सोशल वर्क का जो रास्ता है वो कई बार प्रेरित करता है लोगों को कि यार, और अगर हमें लोगों का हित करना है, लोगों का भी प्रेशर होता है, राजनीति में जाना चाहिए। क्या भविष्य में कभी उस बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि जीवन में जो तजुर्बा आपने सही कहा कि जो सोशल वर्क करते हैं, अभी जैसे देखिए कि हम लोग बहुत सारा कार्य रहता है। जैसे चंपा का पौधा जो हम लोग लगाए थे, चंपारण का नाम चंपकारण्य था, और कहीं चंपा का पौधा दिखता नहीं था। तो सरकार के स्तर पे लगवाने के लिए जैसे हम ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाना या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में जाना, तो ये जो हम आवेदन लेकर जाते हैं, हालांकि रिस्पॉन्स लेता है लोग और उस पर काम भी होता है, तब हमको उनकी क्षमताओं का एहसास होता है कि वो लोग मतलब क्या क्या कर सकते हैं, करते भी हैं। अगर हम कहें कि नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम पॉलिटिशियन हो गए अभी से तो वो करते हैं और अच्छा करते हैं। तो हमको कभी कभी, आपने सही कहा कि मेरे मन में बेचैनी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स का एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि चमड़ी बहुत मोटी चाहिए उसके लिए, और हम अभी भी उतनी मोटी चमड़ी वाले हुए नहीं है। और काजल की कोठरी में कैसा भी सया ना जाए, रंग काला लग ही जाता है। तो नहीं, और मेरे मन में, मैं सही कह रहा हूँ, एक बेचैनी आती है। इधर पहले नहीं आती थी, अभी एकदम बेचैनी आती है
कि यार ये तो ज्यादा आसान होगा चीजों को कर पाना, ज्यादा आसान होगा। लेकिन फिर मेरा अंतर्मन कहता है कि इन बहाना है ठीक है, कि पॉलिटिक्स जो है, अगर हमारा इमेज अच्छा है और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी मंत्रालय में जाएं, किसी से मिले, वो काम करता है। लोग सबके पास इंफॉर्मेशन रहता है, सारे लोगों का इंफॉर्मेशन ऊपर रहता है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो काम रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, बेचैनी इसको जोश मारना, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीति में जाने वालों को भी जज नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग जरूर अच्छी नीयत से वहां जाएंगे, और जरूर कुछ लोग कर भी रहे हैं अच्छा काम। नहीं, होता क्या है ना कि जो मैंने देखा है, मन को ना, दिमाग ना हमको समझा लेता है, हमारा दिमाग हमें समझा देता है, वो गलत काम करने के लिए समझा देता है और जस्टिफाई भी कर देता है तो वही है कि मैंने इसी बात का हमको डर लगता है। हम तो भगवान तो है नहीं, इंसान ही है। आपका डर बहुत ही डर आपका मानवीय है, और बहुत ही व्यवहारिक है, और अच्छी बात है कि आप ये बात नहीं कह रहे। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगा साहब, क्योंकि हम खुद अपने दिमाग पे भरोसा नहीं कर सकते इस मामले में। नहीं, मैंने महसूस किया है, इतने सालों में मैंने ये महसूस किया है कि आदमी बहकता है और दिमाग बहकाता है उसको, उसका दिमाग उसको बहका देता है, और उसी का मतलब कि जैसे कुछ गलत करना है, जैसे कुछ भी, तो वो उदाहरण देने लगता है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग पर उदाहरण और ज्यादा रहता है, यही प्रॉब्लम है। शराब सिगरेट तो अब छोड़ ही दिया आपने? बिल्कुल चलिए, मतलब एक बड़ी जीत है वो, और मुझे लगता है कि एक लंबा सफर आपने तय किया है 2011 से लेके 2020 तक। और ये अनुभवों का लंबा सफर था ये। मुझे हमेशा ये लगता है कि एक लड़का जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, और जिसकी दुनिया में कलेक्टर होना भगवान होना था, IAS अफसर होना, और वो अगर जब भी उसको समय मिलता था तो वही प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल और इन सब चीजों को पढ़ता था, और इंटरव्यू IAS का पढ़ता था, और वो सपने देखता था, और वो बिल्कुल अलग दुनिया में चला आता है। फिर वहां से चीजों को वो तैयारी करना शुरू करता है, चुनना शुरू करता है, और फिर वो हारता है, जीतता है, ज्यादा हारता ज्यादा है लेकिन सीखता है, रुकता नहीं है, वो सीखता है, और फिर वो आगे बढ़ता है, और फिर ऐसे ही जीवन आगे धीरे धीरे बस बढ़ ही रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। सुशील भाई, अगर 5 साल बाद आप अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल करें, तो अपनी इस कहानी की एक स्क्रिप्ट, मुंबई दोबारा जाइएगा और इस कहानी की स्क्रिप्ट किसी प्रोड्यूसर को बताइएगा, और ना वो इस पे फिल्म बनाने को तैयार हो जाए। लेकिन ये हमको लगता है कि पता नहीं क्यों कि लिखना ना दिल के ज्यादा करीब होता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को मन में आ रहा है, लेकिन पता नहीं वो लिख देंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। और कैमरा के सामने तो मेरा और ज्यादा खराब रहता है कि उसमें तो जैसे भी बोल भी रहे हैं, जैसे लिखना होता है तो वो आदमी लिख देता है, लेकिन बोलने में पता नहीं, हमको लग रहा है जैसे हम बहुत अच्छा नहीं दिए इंटरव्यू। पता नहीं आपको? नहीं सुशील जी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। और लिखना हम इसलिए लिखने को एक धरातल ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि लिखना खुद से संवाद है। आप खुद से बात करते हैं तो ज्यादा आप आत्मीय महसूस करते हैं, और वो बात करते हुए आप दूसरे से संवाद कर रहे हैं तो फिर तमाम तरह की चीजें आप कॉन्शियस हो जाते हैं, दूसरा मेरे बारे में बस तो बस ये बात है। लेकिन आप यकीन रखें, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये कह रहा था कि आपके न मन में मैल है न मलाल है, और जो आपने सीखा है आपने वही आपकी पूंजी है। आप प्रसन्न रहें, और अपनी दोस्ती अब हो गई है। आपका अनुभव सही मायने में मतलब जी आपका अनुभव सही मायने में मतलब जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अपने एक बड़े भाई हैं, डॉक्टर अनुराग आर्य उनका नाम है, मेरठ में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी जो मेरे जहन में हमेशा रहती है, और अभी आपसे बात करने के बाद मुझे वो फिर से याद आई कि जब भी ये लगता है कि जिंदगी का स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में आ गया है, कमबख्त से एक तीखा मोड़ हमें हमारी हैसियत की याद दिला देता है। तो आपके चेहरे पे वो मुस्कान सुशील भाई कायम रहे जो आपने फेसबुक पोस्ट के साथ अपनी तस्वीर में लगाई है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।